हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अच्छे होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह और मस्त होंगे। तो हम जो है क्लास 12th में 9 चैप्टर कर रहे थे। 9 चैप्टर में एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट कर दी थी। उसमें हमने 12 क्वेश्चन किए थे सिर्फ। आज हम करने वाले हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को। आइए समझते हैं। जिन नए बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो पीछे पहले वो लेक्चरों को देखे तब इस लेक्चर को देखे। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि तभी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। समझ रहे हो? तो आज हम करने वाले हैं, क्वेश्चन है हमारा तो 13 यानी 13 क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 13 को समझेंगे तो हम क्या कह रहा है कि कॉस डी एक्स बराबर ए है। तो इसका क्या करना है आपको, यदि बाई बराबर 1 और यदि एक्स बराबर 0 हो तो आपको इसका क्या निकालना, मान निकालना है। देखिए मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर जो 13 है कोई ज़्यादा तंगड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितना है आपके पास, क्वेश्चन देगा है आपको कि कॉस डी एक्स बराबर कितना है, यहाँ पे ए है, राइट, इतना है। तो यहाँ पे देखो डी एक्स अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स ए आएगा, आपको पता है, ठीक है। अब सेपरेट करूँगा बाई के टर्म को बाई के साथ और एक्स के टर्म को एक्स के साथ, यानी डी एक्स कर लिया। आपको पता है अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन करता हूँ डी बाई और यहाँ कॉस इनवर्स ए तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्स नहीं है तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। इन डी एक्स का करना है। इसका समाकलन करूँगा तो आएगा बाई और इसका समाकलन करूँगा तो आपको पता है ए इंटू एक्स प्लस के सी आएगा। ये आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है मुझे ए का मान मुझे निकालना है, सॉरी ए का नहीं, मुझे निकालना है पहले एक्स बराबर 0 और बाई बराबर कितना है, 1 है। एक्स बराबर 0 और बाई बराबर 1 रखूँगा यहाँ पे तो कितना आएगा, बाई बराबर 1 तो कॉस इनवर्स ए इंटू 0 प्लस के सी। तो ये तो 0 में गया तो सी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो सी बराबर 1 में यहाँ पुट करूँगा तो बाई बराबर कितना आएगा बेटा, कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस के 1। इसको इधर ही साल ले 1 को तो बाई माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए एक्स। तो अब एक्स को यहाँ ले आओ तो बाई माइनस के 1 अपॉन एक्स बराबर कॉस इनवर्स ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस इनवर्स को उठाऊंगा तो यहाँ बाई माइनस के 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए। तो ये मेरा आंसर हो जाता है। दैट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा, राइट। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होगा। एंड क्वेश्चन नंबर मैं 14 की बात करता हूँ। ये तो आपको समझ में आया होगा, पिछले लेक्चर देखें तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होने वाली। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14, तो यहाँ दिए डी वाई बटे डी एक्स वाई टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स के टर्म को एक्स के साथ और बाई के टर्म को बाई के साथ करेंगे तो यहाँ बाई हो जाएगा डी एक्स। यहाँ कितना हो जाएगा लॉग, यहाँ 10 का अगर तुम इसको समाकलन और मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको क्या करना है यहाँ पे 1 बाई डी वाई का समाकलन करना है, 10x डी एक्स का करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लॉग वाई, यहाँ हो जाएगा लॉग माइनस के लॉग, कितना होगा बेटा माइनस के लॉग और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, कितना होगा कॉस एक्स प्लस के सी हो जाएगा, माइनस के हुआ। अब आगे देखो क्या करना है हमें। मैं इसको इधर से ले आऊँगा तो मुझे वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स बराबर सी, तो कितना होगा लॉग वाई इंटू कॉस एक्स बराबर सी। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू उठाता हूँ, पहले तो मुझे वैल्यू दे रखी है, अगर मैं यहाँ से लॉग एंटी लॉग लूँगा, यहाँ से लॉग उठाऊँगा तो दूसरी तरफ हमेशा याद रखना अगर लॉग ए है बराबर बी है तो ए बराबर ए की पावर बी हो जाता है, तो तब भी लॉग उठाता हूँ, याद रखना। तो यहाँ से बाई कॉस एक्स तो ई की पावर सी हो जाएगा, ई की पावर सी हुआ। मुझे वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, या यहाँ पे मैं मोड था, दोनों में मोड होता है आपको पता है। यहाँ से अगर मैं मोड लूँगा तो यहाँ पे ये भी मोड में रहेगा, ये भी मोड में रहेगा, तो ये मोड ऑफ इतना हो जाएगा। तो यहाँ से मैं मोड उठाता तो दूसरी तरफ क्या आता है, प्लस माइनस में चीज़ें आती हैं। एक तरफ से मोड हटेगा तो क्या जाएगा, दूसरी तरफ में प्लस माइनस चीज़ें आएंगी। तो बाई बराबर कॉस एक्स, इसको मान लेता हूँ कोई, मैं ए मान लिया। अब मुझे क्या दिया हुआ है, ए मैंने माना तो एक्स बराबर 0 दिया हुआ है और बाई बराबर 1 दिया हुआ। तो यहाँ रखो बाई बराबर 1 इंटू एक्स 0
जीरो ए, तो जीरो की वैल्यू 1 होती है तो 1 × 1 बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ए बराबर 1 आया तो मैंने 1 यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ कितना होगा वाई बराबर cos x बराबर 1। तो ये मेरे हिसाब से आंसर, या वाई बराबर कितना हो जाता है 1/cos x sec x हो जाएगा। तो वाई बराबर sec x भी, ये भी आंसर दे के रख सकता है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे tan x को बाई के टर्म को इसके नीचे लेके आए, dx को इधर साइड लेके, तो tan x का आप समाकलन होता है माइनस के log cos x प्लस के c, इसको इधर साइड ले आए तो log हो जाएगा log m × n, तो log m × n हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से log उठाऊंगा तो e की पावर c मिल जाएगा, तो बाई × cos x e की पावर c, तो यहाँ से मॉड उठाऊंगा तो प्लस माइनस c, तो इसको माना a, तो बाई और x की वैल्यू रखी, a का मान ज्ञात किया तो a को यहाँ पे मान यहाँ पे रख दे, तो बाई बराबर cos x, तो cos x को यहाँ डिवाइड दिया तो 1/cos x बराबर sec x हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया, राइट। आपका होगा, चल ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 की बात करते हैं, थोड़ा सा अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हमें समझना पड़ेगा, राइट। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो इनको हमें समझना पड़ेगा। बिंदु को 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकलन समीकरण बाई डैश बराबर e की पावर x sin x है। तो आपको ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है कि जहाँ आपको गिवन दे रखा है 14 नंबर 15 गिवन है बेटा आपके पास, y डैश बराबर e की पावर x sin x दे रखा है ना, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको y डैश को बोल सकते हैं dy/dx e की पावर x और sin x, सेपरेट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dy/dx e की पावर x और sin x, है ना, dx। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx sin x dx, ये करना है हमें। तो आपको पता है यहाँ पे कि e की पावर ax और sin bx dx बराबर हमें ज्ञात करना है। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, वैसे आई करके मैंने आपको ये समाकलन सिखाया हुआ है, आई करके भी मान सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक ये होगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यहाँ पे देखो a साइन bx माइनस के b कॉस ax, यही आपको करना है, यही आपको यहाँ पे समझना है, राइट। तो देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे bx होगा, यहाँ पे bx, ठीक है। अगर मैं यहाँ से तुलना करूँगा तो भाई a बराबर यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ पे x का गुणांक a होता है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 है, तो a बराबर 1 है। यहाँ x का गुणांक यहाँ b होता है, तो x का गुणांक यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो b बराबर 1 है, दोनों बराबर 1 है। यानी में इसका हो जाएगा बाई e की पावर x, तो e की पावर x है क्योंकि a है नहीं, 1 का स्क्वायर इंटू 1 का प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा n। नाउ a कितना है 1 है, साइन bx यानी साइन का साइन x हो जाएगा, bx तो 1 ही है, b 1 इंटू b भी 1 है, तो यहाँ cos x ये हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x/2, यहाँ देखो साइन x, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हमारा समाकलन हो गया, राइट। ये हमारा समाकलन हो गया। आगे किसी क्या बोला है इसने, प्लस सी भी तो होगा, प्लस सी लगेगा इसमें, जब इसका हम समाकलन के प्लस सी हो गया। यहाँ इन्होंने बोला है वक्र जो है किससे होकर जाता है, 0,0 से होकर जाता है। बिंदु जो है 0,0 पर वक्र क्या है भाई साहब, x बराबर 0 और y बराबर 0, तो y 0 है, e की पावर 0/2 0 0 और प्लस c चल ही रहा है। तो आपको e की पावर 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा 0 होगा, तो c बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे, c बराबर 0 ही आएगा, क्योंकि e की पावर सॉरी 0 नहीं होती 1 होती है, मैंने गलती कर दी, क्योंकि किसी की घात 0 होने का मतलब 1 है। तो 0 बराबर 1/2 साइन 0 वैल्यू 0 कॉस 0 वैल्यू 1 प्लस के c, तो माइनस के 1/2 आएंगे, तो c बराबर कितना आएगा प्लस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बचेगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 को इधर से ले गए तो प्लस के 1/2 हो जाएंगे। यानी c की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए आप, y बराबर e की पावर x/2 साइन x माइनस के कॉस x प्लस के 1/,
ठीक है। y बराबर e⁻x/2 और sin x माइनस के cos x प्लस के 1/2, ये आपका आंसर हो जाता है और आपको समझ में भी आया। अब क्या किया हमने, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इस शॉर्ट ट्रिक से इंटीग्रेशन करने के बाद हमने x बराबर 0 y बराबर 0 रखा, c की वैल्यू रखी, c की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर हमने फिर दोबारा से पुट कर दिया, हमारा आंसर आ चुका। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे कि अवकलन समीकरण x/dy/dx और x प्लस के 2 और y प्लस के 2 के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका वक्र का समीकरण आपको ज्ञात करना है। वैसे तो आप इसको खुद ही कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, तो यहाँ क्या दे रखा है, x बाई क्या दिया है, x/dy/dx बराबर x प्लस के 2 और y प्लस के 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो y अपॉन y प्लस के 2 dy बराबर x प्लस के 2 अपॉन x dx। ठीक है, ये है, दोनों तरफ हमने सेपरेट किया x के टर्म को और y के टर्म को, जो हर एक क्वेश्चन में करते हुए जा रहे हैं। आपको पता है दोनों में समान घातें हैं, तो हम इसमें एक बार भाग दे सकते हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, है ना, यहाँ से मैं आप इसको मिटा रहा हूँ, तो मेरी बात समझना, अगर मैं y का भाग देता y प्लस 2 का भाग देता हूँ किसमें बेटा, y में, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो y प्लस के 2, इसको घटाऊंगा कितना होगा, माइनस कैंसिल, माइनस के 2, तो 1 माइनस के 2 अपॉन y प्लस के 2, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है लिखने का तरीका। तो यहाँ पे मैं अगर इसको लिख सकता हूँ भाई, इंटीग्रेशन जो करना है वो करना है 1 माइनस के 2 अपॉन y प्लस के 2 dy का करना है, और यहाँ पे मैं भाग दे दूंगा इसको, तो x में x का भाग दूंगा तो ना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा 1, और यहाँ बचेगा 2/x इंटू dx, इतना होगा। अब देखो इसका जो समाकलन होगा वो कितना होगा, y 2 आगे आ गया, log y प्लस 2 का कितना होगा, y प्लस 2 होगा, 1/x की तरह होगा, तो 1/x यानी log x होता तो log y प्लस 2 का, वो y प्लस 2 को 1/y प्लस 2 का log y प्लस 2 हो जाएगा। एंड नाउ 1 का कितना हो जाएगा, x प्लस के 2 आगे ले लिया तो कितना होगा, यहाँ पे log x हो गया प्लस ये हो गया, राइट। देखो y इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना log y प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस के log x स्क्वायर प्लस c, ये हो गया, राइट। अब इसने हमें दिया क्या है, इसको ये समझना है हमें कि इसने दिया है कि x बराबर कितना है यहाँ पे 1 और y बराबर इतना है, या इसको यहीं पे रखो, देखो ऐसे पहले अभी यहीं पे रखो, तो गिवन ने दिया है, क्या दिया है भाई साहब, आपको दिया हुआ है इसने y बराबर 1, क्योंकि वक्र जो है आपका 1, -1 है, तो वो x बराबर 1 और y बराबर -1 से होकर जा रहा था। इसको दोनों को रखेंगे यहाँ पे, वही यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको रखकर y की वैल्यू रखेंगे -1 2 log -1 प्लस के 2 x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा कितना log 1 प्लस के c, log माइनस के 1 2, यहाँ 1 बचेंगे, यहाँ 1, log 1 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है 1 प्लस 2 log 1 की वैल्यू 0 प्लस c, तो देखो माइनस के 1 1 प्लस के c, इसको लेकर c बराबर कितना हो गया, माइनस के 2 हो गया, c बराबर माइनस के 2 हो गया, कितने हो गए, c बराबर माइनस के 2 आ गया, c बराबर माइनस के 2 आ गया, तो इसको रख देंगे यहाँ पे, log 1 की वैल्यू होती है 1, तो इसको वैल्यू को रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो y माइनस के 2 log y प्लस के 2 x प्लस के 2 log x प्लस के कितना होगा, माइनस के 2, तो ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से, ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। बाकी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका हो गया, बात समझ में आई होगी कि पहले हमने x/dy/dx x प्लस के 2 अपन y प्लस के 2 दिया, तो इसको x के टर्म को एक साथ लेके y के टर्म को एक साथ लेके, तो इसको ये कौन सा भिन्न है आपका,
उचित भिन्न वो अनिश्चित भिन्न उचित में बदला, इसको भाग दिया हमने एक बार गया, तो यहाँ पे अब भाग देना आपको आता ही है, आपने सीखा हुआ 9th-10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये इसको दोनों को दिया, तो यहाँ पे दोनों को हमें ये समाकलन मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया, इंटीग्रेशन आपको बहुत प्यार से कराएं, आप जाकर देख सकते हो, आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक चीज़ का डीपली आंसर मिल सकता है। कि यहाँ 1 + के 2/x dx है, तो यहाँ पर 1 का x हो गया, यहाँ 2 log x हो गया, तो इसको मैंने x और y का मान यहाँ रख दिया, रखने के बाद c का -2 हो गया, यहाँ पर रख दिया, तो मेरा आंसर हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर मेरा 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परिमरता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x के निर्देशांक के गुणनफल के बराबर है। तो तुम्हें पता है, वो कह रहा है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की परिमरता जो है, कोई बिंदु है x, y, ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा की परिमरता कितनी होगी, dy/dx होगी। तो वो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा की परिमरता y गुणांक के गुणनफल बराबर x निर्देशांक के बराबर है, ये बोला है उसने। तो मैं इसको सीधा समझूँ तो यहाँ पर पता है y यहाँ रहने दोगे dy/dx, तो यहाँ बचेगा, यहाँ x dx बचेगा, राइट। इसका कितना हो जाएगा, y² 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा x/2 प्लस के c। x और y का मान उसने कितना दिया है, x = 0, y = -2, x = 0 और y = -2 दिया हुआ। तो यहाँ रखूँगा -2 का स्क्वायर 2, यहाँ 0 का स्क्वायर 2 प्लस के c, तो यह हो जाएगा 4/2, यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस c, तो c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। c = 2 मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा, तो y² 2 बराबर x² 2 प्लस के 2 रखा है यहाँ पे। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर हो गया, राइट, ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत लॉजिकली ईजी सा क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना पता है, y² बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, 2 का एलसीएम लोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। x को यहाँ ले आए तो -x² बराबर 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, हाँ सही है, y² -x² बराबर 4, राइट, ये आपका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब 18 पे चलते हैं। क्या कह रहा है वो, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परिमरता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4,3 से मिलाने वाले रेखाखंड की परिमरता की दुगनी है। मिलाने वाले रेखाखंड यानी जो बिंदु x, y और -4,3 को जो रेखाखंड जो बन के मिल रहा है, उसको मिलाने वाले उस रेखा की जो परिमरता आएगी x, y और बिंदु -4,3 की जो परिमरता आएगी, उससे कितनी है, वो दोगुनी है किसकी, उस बिंदु की स्पर्श वक्र की बिंदु की स्पर्श रेखा, ठीक है, तो उससे दोगुनी है। चलो देखते हैं यहाँ पे, मेरी बात समझना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर है मेरा 18, गिवन है कोई वक्र है, मान लो ये वक्र है, वृत्ति मान लो, इस पर कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रही टच करते, जिसके निर्देशांक x, y है। तो कोई रेखाखंड जो है वो कितनी -4,3 है। तो आपको पता है इस पर स्पर्श रेखा की जो परिमरता है, ठीक है, इस पर जो स्पर्श रेखा की जो परिमरता है, तो इस बिंदु को और इस रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा की परिमरता की कितनी है, दोगुनी है। स्पर्श रेखा की परिमरता और इस रेखाखंड को मिलाने वाले मान लो -4,3 दे रखा है, तो इन दोनों की परिमरता का क्या है, दोगुनी है, इसने ये बोला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिंदु जो है आपका बिंदु -4,3 तथा x, y को मिलाने वाली रेखा की परिमरता, y को मिलाने वाली रेखा की परिमरता, राइट। तो कितनी होगी देखो,
मिलाने वाली रेखा की परिमरता कितनी होगी। आप जानते हो कि मैंने 11th में पढ़ाया था y माइनस के y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। तो y2 कितना बेटा आपके पास है, y2 जो है वो माइनस के 3 है और y1 कितना है, माइनस के 4 है। अरे यार मैंने गलत रख दिया। ये मेरा मान लो ये मेरा x1, ये y1 और यहाँ x2 और y2। तो y2 यानी y है, ये कितना मेरा 3 है तो प्लस के 3 हो जाएंगे। ये कितना मेरा x है और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 4। तो ये हो गया है ना। अब इसकी जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार है, प्रश्न अनुसार कह सकते हैं, अनुसार कहूँ मैं तो प्रश्न अनुसार कहता हूँ तो मैं आपको बात समझना। वो कह रहा था इस बिंदु की जो स्पर्श रेखा है जो टच होकर जा रही है वो कितनी होगी, dy बाई डी एक्स। वो दोगुनी होगी किसकी, इसकी दोगुनी होगी y प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस के 4 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेपरेट करूँगा, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो y प्लस के 3 और यहाँ हो जाएगा 2 एक्स प्लस के 4 और dx। इसका करूँगा कितना हो जाएगा यहाँ log y प्लस के 3 तो log x प्लस के 4 प्लस के c। राइट, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मैं यहाँ x और y का मान दिए हुए हैं। x और y का मान कितना दिया हुआ है, तो वही वाली बात है। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो और कर सकते हो आप, log जो है y प्लस के 3 अपॉन log जो है माइनस के log x प्लस के 4 का स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फिर इसको इधर के लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, राइट, बराबर c। तो यहाँ हो जाएगा कितना, log y प्लस के 3 अपॉन बराबर c। ठीक है, ये है, ये आपको दिया हुआ है। c की वैल्यू हो गई मेरे पास, यहाँ पे log इतने की वैल्यू हो गई। तो x और y का मान मैं निकालूंगा, तो x और y का मान मैं जब यहाँ निकालूंगा वो कितना दिया होगा। पहली बात तो अगर मैं यहाँ से मॉड उठाता हूँ तो पहली बात तो यहाँ से मैं उठाऊँगा c है, तो यहाँ से अगर मैं मॉड में होता है ये y प्लस के 3 और x प्लस के 4 का स्क्वायर बराबर e की पावर c है। तो यहाँ पर देखो y प्लस के 3 x प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस e की पावर c, इसको मान लिया इतना y प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a। और इसने x और y की मान दिए हुए हैं। x और y कितने से होकर जाता है, माइनस के 2,1 से होकर जाता है, माइनस के 2,1 से होकर जाता है। ठीक है, माइनस के 2, बिंदु माइनस के 2,1, ठीक है, इतना है, वक्र पर है, वक्र पर है। तो यहाँ पर रखूँगा मैं, ये x है, ये कितने y है, तो यहाँ रख दिया 1 प्लस के 3 अपॉन माइनस के 2 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर a। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ बचेंगे 2 का स्क्वायर 4 बराबर a। तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया। तो a बराबर 1 में यहाँ पर कहाँ रखूँगा, यहाँ क्वेश्चन जो मुझे दे रखा था यहाँ रखूँगा। तो y प्लस के 3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस के 4 का स्क्वायर बराबर 1। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा y प्लस के 3 बराबर x प्लस के 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, राइट। आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी इस जो रेखाखंड को मिला रहे हैं x, y और बिंदु माइनस के 4 का को, तो इसकी जो परिमरता होगी वो इस स्पर्श रेखा की जो परिमरता है वो इससे कितनी होगी, दोगुनी होगी, ये बोला है इन्होंने। तो इसकी परिमरता दो बिंदु से जाने वाली रेखा की परिमरता ये होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। तो यहाँ से परिमरता निकाली, इसके बराबर रखी, x और y के टर्म को सेपरेट रखने के बाद वो कह रहा है वक्र बिंदु माइनस इतने पर है, तो माइनस के 2,1 पर तो हमने यहाँ रख दिया, तो a का मान निकाला, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो y प्लस के 3 बराबर x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, राइट। देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर मैं 19 की बात करता हूँ कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। स्थिर गति से बदल रहा है, नियतांक है, जो गति बदल तो रहा है लेकिन स्थिर है। जैसे 2 2 2 हर बार 2 ही 2 2 इसी हिसाब से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई और 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाती है, और आरंभ में 3 इकाई और 3 सेकंड बाद 6 इकाई, तो 30 सेकंड बाद इस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को मानेंगे। माना गुब्बारे की माना टी समय में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है बेटा, आर है, राइट। कितनी बेटा, आर है। टी समय में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी, आर है। मेरी बात समझना यहाँ पे। अब देखो, अब मैं कह सकता हूँ तब प्रश्न अनुसार बाय द क्वेश्चन कह सकते हैं कि d/dt टी के सापेक्ष हो रही है क्या, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन, आयतन में गुब्बारे का जो आयतन बदल रहा है नियतांक की वजह से बदल रहा है। तो नियतांक मतलब एक स्थिर है, स्थिर मतलब समान 2 2 3 3 4 4 ऐसे कुछ तरीके से वो बदल रहा है, इसको नियतांक कहते हैं, यानी कांस्टेंट रहेगा, बार बार बदल तो रहा है लेकिन एक ही रफ्तार से होता है। तो गुब्बारे का आयतन कितना होता है आपको पता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। और यहाँ पे मान लिया मैंने, कोई मान लो लैम्बडा मान लिया, ठीक है, इसका माना, ठीक है, माना है, तो 4/3 हो गया। अब देखो 4/3 तो ऐसे कैसे पाई, इसका करेंगे अवकलन तो कितना होगा 3r3-1 इंटू dr/dt इतना होगा। और लैम्बडा का तो कोई मतलब है नहीं, इधर की साइड अवकलन करना है, उधर की साइड नहीं करना। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो 4 πr² dr/dt बराबर लैम्बडा। तो यहाँ से आपको पता है अगर मैं dr यानी r² निकालता हूँ यहाँ पर तो हो जाएगा λ/4 और dt यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, राइट। ये हो गया। अब मैं इसका समाकलन करूँगा, आपको क्या पता है r² का क्या करना है dr, यहाँ पर λ/4 तो ऐसे कैसे मुझे dt का समाकलन, तो यहाँ करूँगा कितना होगा r³ बराबर x⁴n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x⁴n कितना होता है, x⁴n+1/n+1, तो ये हो गया। तो 4 पाई और जितना हो जाएगा t+c हो जाएगा, राइट, ये हो गया। अब इसके अनुसार देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है प्रारंभ में t समय जब 0 होगा तो उसकी त्रिज्या कितनी थी, t जब समय था तो यहाँ पे जो उसने दिया हुआ है t समय बराबर r त्रिज्या थी। प्रारंभ में जब t समय था और त्रिज्या कितनी थी, 3 थी, तो उस समय हम c देखेंगे कितना था। इसको कर लो कोष्टक में बंद, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ वैल्यू रखो 3/3 λ/4 इंटू टी की वैल्यू 0+c, 1 कट गया तो कितना हो गया 9, 3 का 2 स्क्वायर बचेगा 9 बचेगा, तो लैम्बडा ये तो 0 हो गया, कितना होगा 0, तो प्लस के c, तो c बराबर कितना आ गया यहाँ पे 9 हो गया। तो c की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, c की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँगा तो r³ बराबर λ/4 इंटू t+9, ये मेरा एक और समीकरण बन के आ गया। अब आगे बात करते हैं इसकी। आगे क्या कह रहा है कि आपका समय जो चेंज हुआ यानी 3 सेकंड बाद t बराबर 3, r बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर 3 रखा हमने, t बराबर 3 और r बराबर 6 त्रिज्या हो गई। अब मैं यहाँ रखूँगा, इसको इसी में रखूँगा, सॉरी इसमें रख दो आप, इसमें रखो आप, तो यहाँ रखूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, और 6/3 बराबर λ/4 t+9 हो गया। तो देखो 216/3 बराबर λ/4 इंटू टी कितना 3+9, तो यहाँ देखो कितना बार कटा, 7 या 21 और 3 6 72 बार, 72 को दिशा दे तो 72 - 9
बराबर लैम्बडा अपॉन 4 पाई इंटू 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 63। 63 को काटेंगे लैम्बडा अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 21 आएगी। तो 21 बराबर लैम्बडा अपॉन 4 पाई आ गया। ये आ गया मेरे पास लैम्बडा अपॉन 4 पाई की। लैम्बडा अपॉन 4 पाई की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दीजिए आप। तो यहाँ रखो कितना है यहाँ पे r³ / 3, तो यहाँ पे हो जाएगी 21 प्लस के 21 21t 9, राइट। ये हो गया, ये मेरे पास आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, देख लीजिए आप। देख आर और त्रिज्या में दोनों में संबंध कितना खूबसूरत आया है निकल कर, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। क्लियर है ना। देख लीजिए आप, आपने क्या किया यहाँ पे लिखा, पहले T0 R3 लगा, यहाँ से C की वैल्यू लगी, C की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी। फिर आपने T बराबर दोबारा 3 और R बराबर 6 रखा, तो यहाँ से आपने लैम्बडा अपॉन 4 पाई की वैल्यू निकाली, उसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो आपके पास समीकरण निकल कर आ गया। आप ये समीकरण मान सकते हो, 1 2 ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद में क्वेश्चन चलता हूँ मैं 20 पर, यानी मैं 20 क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको। मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना, तो रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब कह रहा किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। 100 रुपये 10 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, 100 रुपये 10 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। 100 रुपये 10 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि दिया है, क्वेश्चन नंबर मेरा 20 दिया है, क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि मूलधन में वार्षिक वृद्धि दर, मूलधन में वार्षिक वृद्धि दर आर है, आर परसेंटेज ही तो है, परसेंटेज है, राइट। और हम ये मान लेते हैं कि टी समय बाद है ना, माना कि टी समय बाद मूलधन पी है, हम ये मान लेते हैं, माना टी समय बाद मूलधन पी है। आपको पता है dy/dt, इसके मूलधन में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा, पी का कितनी हो रही है, मूलधन में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है पी का आर परसेंटेज, यही हो रही है, पी का आर परसेंटेज हो रही है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी इंटू R/100। आपका होगा सर ठीक है, यानी dp बराबर dp/dt। अवकलन का मतलब परिवर्तन चेंज करना होता है, आपने 6 चैप्टर पढ़ा था, मैंने वहाँ पे गहराइयों से पढ़ाया था। मूलधन में परिवर्तन की दर अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष देख रहे थे तो समय के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष, समझ रहे हो। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, समझ रहे हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डी, अगर मुझे द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बताना है, अगर बाई में चेंज बताना है एक्स के सापेक्ष, तो कितना होता है dy/dx होता है, मेरी बात समझना। तो पी में चेंज बताना है समय के सापेक्ष, तो dp/dt होगा, राइट। कोई दिक्कत आप लोगों को सर नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया PR/100, यहाँ सेपरेट करूँ तो dp/p, और यहाँ हो जाएगा कितना 1/100, और यहाँ हो जाएगा R/dt। तो आर क्या से आ गया, आर तो अच्छा इसका वो दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो R बटे ये तो दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, तो R/100 तो आगे आ गया। यहाँ मैं समाकलन करूँगा तो ना होगा log p बराबर R/100 t प्लस के c, ये हो गया, राइट। ये मेरे पास निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि t समय में हमने मारा कोई आपका मूलधन जो रहा होगा कोई P0 रहा होगा, जब t बराबर 0 था, तो प्रारंभ में जो मूलधन रहा होगा मान लो कोई P0 है होगा, है ना, मान सकते हैं, शुरुआत का हमें नहीं पता, तो यहाँ पर रखेंगे हम log p की जगह P0 और R/100 और t बराबर 0 प्लस c, यानी यहाँ से c की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी आई, आग P0 निकल गई। इसको मैं इसमें रख दूँगा, मेरी बात समझना, इसको मैं इसमें पुट करूँगा, तो log p R/100 t प्लस के log
पी नॉट, ये अभी तक आपके पास आ गया है ना, ये आ गए, सी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आगे हम इसकी बात चर्चा देखते हैं। कह रहा है कि आगे तो इसको पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, इसको इधर की साइड ले आओ। तो यहाँ देखो कितना आ गया, तो यहाँ हो जाएगा लॉग पी नॉट बराबर आर बटे 100। तो यहाँ हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, तो कितना होगा लॉग एम अपॉन एन हो जाता है। अगर माइनस में है तो, प्लस में होता तो मल्टीप्लाई में आता है, राइट। अगर मैं यहाँ से अगर हटाता हूँ इसको, एंटी लॉग भी ले सकते हैं हम, पर एंटी लॉग अभी लेने से कोई फ़ायदा नहीं। दिया है कि अगर वो करेगा टी समय में 10 वर्ष में जो है वो दुगना हो जाता है, कितना हो जाता है, दिया है समय बराबर 10 है, और पी कितना हो जाता है, उस पहले मूलधन का कितना होता है, दुगना। तो पहले पी नॉट था तो अब कितना हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। यहाँ पर रखूँगा लॉग, तो 2 पी नॉट बटे कितना हो जाएगा, पी नॉट बराबर आर बटे 100 और इंटू कितना हो जाएगा 10, 10 से कैंसिल हो गया 10 बार, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो, तो लॉग 2 बराबर कितना वैल्यू निकल गई, लॉग 2 बराबर आई है आर बटे 10। तो आर का अगर मैं यहाँ से मान निकालता हूँ बेटा, आर की जो वैल्यू निकालूंगा वो कितनी आएगी, यहाँ पे लॉग 2 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी तो हुई है। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 इंटू लॉग 2, और आर बराबर लॉग 2, तो 10 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी दे रखी, लॉग 2 की वैल्यू उसने दी हुई है 0.6931। तो यहाँ से अगर मैं 10 का गुणा करूँ तो 1 पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आर बराबर वो आएगी बेटा कितना, 6.931, इतनी आ गई आर की वैल्यू। आप कहोगे सर ठीक है, आर की वैल्यू इतनी आ गई, यानी मेरे पास करीब करीब इसकी परसेंटेज में अगर निकालता हूँ तो भिन्न को अगर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 693.1 को मैं लिख सकता हूँ 100, इतना लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करना तो 100 का गुणा और परसेंटेज से साइन, ये कट गया, तो करीब करीब 69, यानी सॉरी मैं उल्टा कर दिया, पॉइंट ना यहाँ पे लग जाएगा, परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 6.931 आएगा, 6.931 परसेंटेज आ गया, 6.931 परसेंटेज है, राइट। इतनी दर से वो बढ़ रहा होगा, राइट, इतनी दर से बढ़ रहा होगा। तो माना कि मूलधन में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, आर परसेंट है, तो 30 समय बाद मूलधन पी है, तो डी पी बटे डी टी जब आर परसेंटेज देगा तो पी इंटू आर बटे 100 हो गया। तो यहाँ डी पी बटे डी टी बराबर पी आर बटे कितना हो गया 100, तो यहाँ हो गया यहाँ पे कितना, डी पी बटे पी आर बटे 100 डी टी हो गया। तो यहाँ पे लॉग पी आर बटे 100 टी प्लस के सी हो गया, टी बराबर 0 पी बराबर पी नॉट हो गया। तो लॉग पी नॉट बराबर आर बटे 100 इंटू 0, तो ये रख दिया, सी बराबर लॉग पी नॉट हो गया। तो लॉग पी बराबर आर बटे 100 प्लस के टी बराबर प्लस के लॉग पी नॉट, इसको इधर से तो लॉग पी अपॉन पी नॉट हो गया। आर टी बराबर 10 था, पी दुगना हो गया, तो यहाँ वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू दे ही रखे, तो कितना है 69.31 परसेंटेज आ गया लगभग, है ना, इतना आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम यहाँ पे, एंड 21वां जो क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, वो स्वयं इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो वो तो तुम स्वयं करोगे, इसको मैं नहीं कराने वाला। मैं सीधा चलता हूँ 22वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन आप डू योर सेल्फ करोगे, सिमिलर क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आ गया डू योर सेल्फ करोगे, राइट। कैसे करोगे, डू योर सेल्फ करोगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब मेरी बात समझना आ गई। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसका 22वां क्वेश्चन समझोगे। 22वां क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन दे रखा है आपको, कितना दिया हुआ है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या कितनी है, 1 लाख है। 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटे में इसकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या, कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती हो। जीवाणुओं में वृद्धि की दर उसमें उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के बराबर हो, ये उसने कहा है। तो मैंने कहा कि भैया माना, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, बात समझना कि माना टी समय है ना, ऐसे कह सकते हैं हम कि 30 घंटे बाद है ना जीवाणुओं की संख्या, 30 घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या
जीवाणुओं की जो संख्या है बेटा वो कितनी है, की संख्या मैंने मान ली कितनी है बेटा, आपके पास मान लो पी है, पी मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो, तब प्रश्न अनुसार मेरी बात समझना। अब पता है आपको मैंने बताया कि बाई अगर संख्या है, बाई में परिवर्तन की दर कितनी होगी, डिवाइडेड डी, अगर एक्स के सापेक्ष तो एक्स, टी के सापेक्ष तो टी, समय के सापेक्ष देने टी घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या पी है ना, तो मान लेते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मैं पी में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर देखता हूँ तो डी पी बटे डी टी हो जाएगा, राइट। अब इसकी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, जीवाणुओं की संख्या की, इसकी परिवर्तन की दर इसकी जीवाणुओं की संख्या जो है उसके बराबर है। यानी मेरे पास आ गया डी बी बटे डी टी बराबर, जब मैं इसको उठाता हूँ प्रोपोर्शनल समानुपाती के चिन्ह को उठाता हूँ तो कोई मुझे कांस्टेंट लेना पड़ता है, मैं इसको मान लेता हूँ पी के, कोई के ले लिया मैंने। आप इस बात से सहमत होंगे। अब मैं इनको सेपरेट करके इनका समाकलन कर सकता हूँ, तो मैंने सेपरेट किया भाई, डी पी बराबर पी और यहाँ हो जाएगा के और डी टी, यानी मैं इसको समाकलन करूँगा इसको तो कितना होगा यहाँ पर लॉग पी बराबर के, यहाँ हो जाएगा कितना टी प्लस के सी, यही होगा। आपका होगा सर ठीक है यही होगा, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो इतना हो गया मेरे पास। अब इसने मुझे दिया क्या है, आगे की बात समझते हैं। ये कह रहा है कि प्रारंभ में टी बराबर 0 था, तो इसमें प्रारंभ में जब मेरे समय कितना था, समय देखो मेरे पास ये आ गया, मैं इसको बड़े बड़े में थोड़ा लिख देता हूँ, लॉग पी बराबर के टी प्लस के सी, ये आ गया है ना। तो प्रारंभ में शुरुआत में टी बराबर कितना था, समय 0 था, तो प्रारंभिक में कितना थी 1 लाख थी, ठीक है इतनी थी मेरे पास। तो मैं इसको वैल्यू यहाँ रखूँगा, तो लॉग 1 लाख बराबर टी की के इंटू 0 प्लस सी, तो लॉग कितना आएगा यहाँ पे बराबर कितना आएगा सी, इतनी मेरे पास आ गई। इसकी वैल्यू को मैं उठाकर यहाँ रखूँगा भाई। तुम्हें पता क्वेश्चन में रखना पड़ता है, सबसे पहले हम सी निकालते हैं, तो के टी बराबर के लॉग जो है 1 लाख हो गया है ना, इसको इधर की साइड ले आओ, तो लॉग पी माइनस के लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा कितना लॉग ये हो गया मेरे पास, राइट। यहाँ तक आपको बात समझ में। आगे क्या कह रहा है देखिए मेरी बात, ये मेरे पास निकल गया था। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, ये कह रहा है कि अगर t बराबर 2 है, t बराबर अगर 2 है, तो आप ये देखो इसकी जीवाणुओं में 10% की वृद्धि की दर हो रही है 2 घंटे में ना, तो आपको 10% की वृद्धि की दर हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही है 10% की, जीवाणुओं में संख्या में कितनी % की दर हो रही है, पी में अगर देखूंगा या तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, आपको पता है पहले कितना था 1 लाख था, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% निकालूंगा, 10/0, 2 0 थे 2 0 कैंसिल, तो P बराबर 1 लाख, यहाँ 4 0 आ जाएंगे, तो P बराबर कितना आएगा 1100, इतना आ गया। P की वैल्यू इतनी आ गई मेरे पास, क्योंकि 2 घंटे में T समय बाद 2 घंटे बाद उसकी 10% की वृद्धि हो रही है, कह रहा है ना 10, ये कह रहा है कि ठीक है 10% की वृद्धि, 2 घंटे में 10% की वृद्धि हो रही है, 2 घंटे में 10% की वृद्धि हो रही है इससे, ठीक है 2 घंटे में 10% की वृद्धि हो रही है। T बराबर 2 घंटे में आपको कितनी हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है, तो P बराबर मेरा इतना आ गया, राइट। तो P की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँगा, आप कहोगे सर रख सकते हैं आप, तो यहाँ पर T की वैल्यू आपको पता है 2 रखी जाएगी, और P की वैल्यू इतनी, पहले मैंने 10% निकाल लिया 1 लाख का, कितना है इतना आया, इसकी वैल्यू रखो यहाँ पर 2 घंटे बाद की है ना, 2 घंटे बाद की यहाँ पर वैल्यू रखो, तो कितना होगा यहाँ लॉग 11000000 4 0/1000000 5 0 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू आपका के, इतना आ गया 3 4 4 0 कैंसिल, तो लॉग 11/10 आ गया बराबर 2 लैम्डा, 2k आ गया, 2k मेरी वैल्यू आ गई। यानी 2k की वैल्यू को हम उठाकर कहाँ रखेंगे, हम यहाँ पर समीकरण में रखेंगे शुरुआत में,
है ना। log p बराबर जो दे रखा है उसमें हम इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, k बराबर की वैल्यू आएगी 1/2 log 11/10। मेरी बात समझना यहाँ पे इस तरह से। इसकी वैल्यू को उठाकर कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे। कहाँ है मेरा जो c रखा था मैंने, मैं यहाँ रखूँगा इसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर, ठीक है। इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, समझ रहे हो, इनमें रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहाँ पे k किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ रखूँ ना, ईजी यहाँ है ना, ठीक है, यहीं पर रखते हैं ना, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी, तो लॉग के, तो यहाँ पे वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, बात समझना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लॉग p की वैल्यू कितनी देर के, अब देखो मेरी बात समझना, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई लॉग p/1,00,000 बराबर 1/2 log 11/10 इंटू टी, ये है। अब वो कह रहा है कि पीछे कितनी 2 लाख कितने घंटे समय में होगी, 2 लाख, ठीक है। मैं 2 लाख देखना है तो मैं यहाँ p बराबर रखूँगा कितना, 2 लाख बटे कितना हो जाएगा 1 लाख बराबर 1/2 log 11/10 इंटू टी। यहाँ कितनी 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, तो 2 आएगा, 1/2 यानी 2 आ जाएगा log 2। तो 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई, 2 कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ 2 कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ वैसे 2 बचा, और यहाँ बचा कितना 11/log जो है 11/10 इंटू टी। टी की वैल्यू जो निकालूंगा मेरे पास कितनी आ गई 2 log, और log कितना है यहाँ पे 11/10। तो इसका आंसर कितना छोड़ रखा है, जी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, यही छोड़ रखा है इसने। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन है, मैंने इसको कराने को मैं बहुत बड़ा करा देता, 2-4 पेज भरवा देता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं ना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो गिवन दिया हुआ है, माना t समय t घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या p है, मैं मान लेता हूँ। उसने कहा कि जीवाणुओं में परिवर्तन की दर जो है वो समानुपातिक इसकी जीवाणुओं की संख्या के। तो मैं परिवर्तन की दर देखूंगा तो p में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष dp/dt होगी, और वो बराबर होगी p के। तो समानुपाती p के, तो जब समानुपाती का चिन्ह रहता है तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो k जो है कोई नियतांक यानी कांस्टेंट है यहाँ पर, जिस कांस्टेंट रफ्तार से वो बढ़ रहा है। तो मैंने p के यहाँ लेके आया, फिर k को उधर की चले तो dt हो गया, यहाँ पर log p बराबर kt प्लस के c हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर जब t समय 0 था तो जब प्रारंभिक में संख्या कितनी थी जीवाणुओं की 1 लाख थी, तो यहाँ वैल्यू रखी 1 लाख की वैल्यू रखी kt प्लस के c। तो t कितना था 0 रखा है 0, तो c बराबर कितना आ गया log 1 लाख आ गया। इसको उठाकर हमने यहाँ रख दिया, log p kt प्लस के log 1 लाख हो गया। 1 लाख को इधर ही से तो log p माइनस के log 1 लाख बराबर kt हो गया, यानी log p/1 लाख kt हो गया। तो t बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो kt बराबर इतना आ गया। अब देखो मैंने कहा कि 2 घंटे बाद देखना, 2 घंटे बाद उसके जीवाणुओं में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 1 लाख का 10% कितना हुआ यहाँ पे 10,000 हुआ, कितना हुआ 10,000। तो 10,000 जोड़ूंगा तो कितना होगा 1,10,000 हो जाएगा। तो 1,10,000 इसकी वैल्यू होगी, 2 घंटे बाद 1,10,000 बढ़ेंगे, यानी मेरे पास जो p की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी हो गई 2 घंटे बाद, समय 2 घंटे था तो 1,10,000 हो गई। तो 1,10,000 अपन 10,000 वो 1 लाख, और यहाँ पर k इंटू टी 2 घंटे बाद t 2 था तो 2 रखा है यहाँ पे, इसको काटा तो 11/10 इंटू 2 k आ गया। तो k बराबर कितना आ गया 1/2 log 11/10 आ गया। इसकी वैल्यू को उठाकर रखा हमने यहाँ पर, किसकी को, इसकी को k की को 1/2 log 11/10 इंटू 2। अब मुझे देखना कि कितने समय में 2 लाख हो जाएगी, तो p बराबर में रखूँगा 2 लाख। तो 2 लाख बटे कितना हो गया 1 लाख 1/2 log 11/10 इंटू t। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 log 2 बराबर log 11/10 इंटू टी हो जाएगा। तो ये t बराबर कितना आ गया 2 log 2 और log 11/10 हो गया। ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है, राइट। एंड नाउ अब यहाँ पर मैं चल रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन का। अवकलन समीकरण dy/dx e⁻x+y का व्यापक हल होगा। तो ये तो आप स्वयं कर सकते हो, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो अगर आप करना चाहो तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, अगर इस लॉजिक को थोड़ा सा समझोगे यहाँ पे, है ना। MCQ क्वेश्चन है वैसे तो, आपको पता है।
यहाँ कितना दिया हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स दिया हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस के वाई दिया हुआ, तो डी वाई बटे डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स ई की पावर वाई ई की पावर एक्स डी एक्स है। इसको ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, ई की पावर माइनस के वाई डी वाई बराबर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इसका समाकलन तो माइनस के ई की पावर वाई ई की पावर एक्स प्लस के सी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा ई की पावर इसको दोनों को एक तरफ ले आओ, एक तरफ लेके आओगे यहाँ पे, तो ई की पावर एक्स और यहाँ प्लस ई की पावर माइनस के वाई बराबर माइनस के सी होंगे, लेकिन इसको कोई कैपिटल अलग सी मान लो, तो माइनस के वाई बराबर कैपिटल सी। तो इसकी आ रहा होगा कोई ई की पावर माइनस वाई और प्लस ई की पावर एक्स बराबर कैपिटल सी आ रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। माइनस सी को हमने कैपिटल सी मान लिया, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है आपकी समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में ही आई होंगी बेहतर तरीके से। एंड नाउ थैंक यू सो मच समझने के लिए और उन बच्चों के लिए शेयर करने के लिए जो आज पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं डट कर खड़ा हूँ, मैंने पहले भी कहा। और फिर मिलते हैं एक बेहतरीन एक एक्सरसाइज के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अगले नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू सो मच।